नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने बिहार के बारे में। जी हां, अपना बिहार। वही बिहार जो प्राचीन काल में मगध साम्राज्य के नाम से विख्यात था, जिसका नींव हर्यक वंश के महान राजा बिंबिसार ने रखा था। और इसी मगध साम्राज्य को अपनी राजधानी बनाकर मौर्य वंश के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा भारत वर्ष का नेतृत्व किया था। और इसी बिहार में महान सम्राट अशोक जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि अखंड भारत का रचना किया। और यही बिहार में आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वान का जन्म हुआ, जो कि ज्ञान के स्रोत के लिए जाना जाता था। इसी बिहार में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, जो कि ज्ञान के स्रोत का भंडार था और दुनिया उसको सलाम करती थी। वही बिहार है जहां से हजारों आईएएस आईपीएस निकल के आज देश के कोने कोने में कार्यरत है। ये वही बिहार है जिन्होंने महान क्रांतिकारी जेपी, महान क्रांतिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति को जन्म दिया, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनकर उभरे थे। ये वही बिहार है जो कि 16 महाजनपदों में से सबसे मजबूत महाजनपद मगध महाजनपद था। और आज इसी बिहार का स्थिति इतना नाजुक कैसे हो गया, बिहारी शब्द पर गाली पड़ता है। तो आज के सेशन में बने रहिए, इन्हीं चीजों को हम समझेंगे कि बिहार बिहार नहीं बल्कि बिहार बहार कैसे बन गया। आज बिहार सबसे पिछड़ा राज्यों में से गिना जाता है, इसका क्या रीजन है आज के सेशन में समझेंगे। चलिए हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल से। देखिए, जब अंग्रेजी हुकूमत थी बिहार में, तो अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरा भारत में था। लेकिन पूरा भारत को आज हम नहीं समझेंगे, आज हम समझेंगे बिहार को। बिहार जो कि 1912 में इसका अंग्रेजों के शासनकाल में इसका स्थापना होता है। लेकिन मैं बता दूं, उस समय बिहार में कई ऐसे राज्य जुड़ा हुआ था, जैसे बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड और जैसे उड़ीसा जैसे राज्य जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और इस बिहार को अलग कर दिया गया और बिहार जो है ये अलग राज्य का स्थापना 22 मार्च 1912 में बना। तो इसका जो प्रमुख कारण है, ये एक कारण नहीं है। बिहार का जो है गौरवशाली प्राचीन काल से ही रहा है। लेकिन हम अंग्रेजों के शासनकाल से समझते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल में किस प्रकार से यहाँ पर शासन हुआ। देखिए, सबसे पहले मध्यकालीन को समझिए, मध्यकालीन बिहार। अब मध्यकाल में क्या हुआ, बिहार का अगर पतन देखा जाता है तो मध्यकाल में ही देखा जाता है। कैसे? यहीं पर मुस्लिम आक्रमणकारी जो क्या नाम था उसका, बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो था दुनिया का केंद्र था, शिक्षा का केंद्र था। दुनिया से जब यहाँ लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, देखिए मैं बता दूं कि अगर दुनिया से लोग अगर आएंगे हमारे यहाँ का जो है जीडीपी बढ़ेगा, हमारे यहाँ का फॉरेन मनी आएगा। यानी जब फॉरेन मनी आएगा, विदेशी मुद्रा जब आएगा, तो उन राज्यों का क्या होगा, डेवलप होगा। लेकिन उनका डेवलप का स्रोत इस विश्वविद्यालय को दिया जाता था, लेकिन इन्हीं को उन्होंने जला दिया। तो एक कारण तो ये था कि मेरा व्यापार और मेरा विश्वविद्यालय को एक तरह से चौपट कर दिया, जो कि मुस्लिम आक्रमणकारी ने मध्यकाल के दौर किया था। उसके बाद जो है बिहार में अंग्रेजी हुकूमत आया। अंग्रेजी हुकूमत ने बिहार को अलग ही शोषण किया। अब बिहार को अलग शोषण कैसे किया? देखिए, बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्यों में से एक था, जहां पर सिर्फ कृषि की बात किया जाता है और किसी चीजों का बात नहीं किया जाता था। लेकिन इसी बिहार को अंग्रेजों ने पूरी तरह चौपट कर दिया। कैसे चौपट कर दिया? यहाँ पर जो उत्पादन होता था, यहाँ पर जो एक तरह से वस्तुएं निर्माण किया जाता था, जो कच्चा माल होता था, उस कच्चा माल को अंग्रेजों ने जा करके खरीदता था, वो भी अत्यंत कम कीमत पर। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं नील की खेती के बारे में, इसके द्वारा आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नील की खेती जो कि बिहार से बहुत ज्यादा संबंध रखता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि नील की खेती कैसे संभव हुआ बिहार में, और बिहार में नील की खेती किस प्रकार अंग्रेजों ने कराया। थोड़ा सा इन चीजों को समझिए। तो अंग्रेज जब आया तो अंग्रेजों ने बिहार को चौपट जो किया, एक तरह से मैं बता दूं, यहाँ पर मतलब बिहार की भूमि हमेशा के लिए कृषि से जानी जाती है, तो यहाँ पर उपजाऊ भूमि था। तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से अंग्रेजों ने जबरदस्ती हर किसान पर लागू कर दिया कि भाई आप जो है
भूमि के 3/20 भाग में नील का खेती करिए। भूमि के 3 भाग का मतलब है अगर किसी व्यक्ति को 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जमीन में उसको नील का खेती करना अनिवार्य था, जो कि कई एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है कि 3 कट्ठा पद्धति संबंधित है तो बिहार से या चंपारण ऑप्शन में रहता है। तो 3 कट्ठा भूमि में उसको नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था और उस नील को अंग्रेज अत्यंत कम कीमत पर ले लेता था, जिससे किसानों को काफी नुकसान लगता, मतलब घाटा होता था। अब अत्यंत कम कीमत पर लेने का कई कारण था। मान लीजिए ये नील अंग्रेजों ने पैदा करवाया, यानी कि इस किसानों ने उसको बहुत मेहनत करके नील उपजा के दिया, तो ये नील भारत में खरीदने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि एक तरह से मैं बता दूं औद्योगिकरण का दौर चल रहा था और नील की जरूरत यूरोपियन लोगों को था। तो ये जो नील था ये यूरोप जाता था कपड़ा तैयार करने के लिए, कलर डिजाइन करने के लिए। तो अंग्रेजों को पता था कि इस नील का भारतीय उपयोग कर नहीं सकता है, तो बेचेगा तो किसको बेचेगा, हमको ही बेचेगा। इसलिए इसे जबरदस्ती कम कीमत पर लिया जाता था, जिससे किसानों को काफी घाटा लगता था। साथ ही उसका जो भूमि था, नील चूंकि बहुत ज्यादा उर्वरक क्षमता उसमें दाम खींच लेता है, तो कहीं ना कहीं भूमि भी बंजर बन जाता था और भूमि जो है 3 साल के लिए बर्बाद हो जाता था, यानी 3 साल उसमें कोई फसल होता ही नहीं था। तो एक तरह से कृषि को चौपट करने में अंग्रेजों ने पूरा योगदान दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने एक और काम किया, अंग्रेजों ने कभी भी बिहार क्षेत्र में जो है कभी भी ध्यान नहीं दिया। कैसे, मैं बता देता हूं। जब उन्होंने अपना फैक्ट्री का स्थापना किया तो फैक्ट्री का स्थापना इस बिहार में नहीं किया, क्योंकि यहां से इसको जाना था यूरोप, और यूरोप जाने का साधन क्या था, यूरोप जाने का मार्ग देखिए, अगर समुद्री मार्ग से जाता, हिंद महासागर से अरबियन सी में जाता, फिर जाके यूरोप जाता। लेकिन उसको यहां अगर इंडस्ट्री स्थापित करता, यहां पर वो बिहार में अगर फैक्ट्री लगाता, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु का कीमत में वृद्धि हो जाता। एक तो समुद्री मार्ग था, दूसरा यहां से इसको इस कोना तक जाना पड़ता, ताकि एक छोर से दूसरे छोर तक वस्तु को ले जाने में वस्तु का कीमत क्या होता, बढ़ जाता। तो उन्होंने इस क्षेत्र में कभी ध्यान दिया ही नहीं, बस बिहार से कच्चा माल प्राप्त किया और सारे कच्चा माल को लेके कहां गया उत्पादन करने के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र और ये कर्नाटका जैसे जगह पर उन्होंने उत्पादन यानी फैक्ट्री लगाया। यानी कच्चा माल कहां से जाता था, यहां से, और उत्पादन कहां होता था, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में। इसीलिए देखे होंगे आज गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि पहले यही इसको स्थापित करके दिया है। ये जो पैदा गुजरात और महाराष्ट्र हुआ है, ये बिहार के चलते आज इतना मजबूत है, क्योंकि इसी बिहार से मजदूर जाते हैं और इसी बिहार से कच्चा माल जाते थे और इसी बिहार से अभी भी कच्चा माल जाता है औद्योगिक व्यवस्था में, उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण करने के लिए। चूंकि यहां से अंग्रेजों को जो है सोर्स ज्यादा अच्छा प्राप्त हो जाता था, यूरोप जाने के लिए समुद्री मार्ग से वो तुरंत निकल जाते थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने एक तरह से इसको चौपट कर दिया, यानी कि एक तरह से बिहार को बर्बाद करने का काम किया। उसके बाद अगर देखिए तो यहां पर जो है, और देखिए स्वतंत्रता के बाद, अब देखिए अगर अंग्रेजों ने इस प्रकार से काम किया तो भारत स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय में सत्ता किसके हाथ में आया, भारतीयों के हाथ में आया। अब भारतीय तो बिहार को बदल सकते थे, लेकिन 1950 के बाद हमारा जब संविधान लागू हुआ तो ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हुआ, नहीं तो यहाँ पर कोई उद्योग व्यवस्था लगाया गया, बल्कि बड़े बड़े उद्योग जो है वो झारखंड में शिफ्ट हो गया। यानी कि जो भी उद्योग था, यानी मैं बता दूं झारखंड उस समय अलग नहीं हुआ था, झारखंड और बिहार एक ही राज्य था। तो जितना भी उद्योग जो भी था तो कहीं ना कहीं वो झारखंड में था। झारखंड जैसे कि नवंबर 2000 में अलग हो गया झारखंड, नवंबर 2000 में जो है झारखंड अलग हो गया। तो झारखंड अलग होने के बाद जो है बिहार में कुछ नहीं बचा। यानी कि मैं बता दूं आप लोगों को, यानी कि बिहार में ना तो उद्योग लगा, बिहार में ना तो कृषि मजबूत किया गया, ना तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया। इसलिए आज बिहार जो है पिछड़ा है। जब इस प्रकार का कुछ नहीं लगा तो बिहार में जो है एक तरह से झारखंड अलग जब हुआ तो झारखंड जो है सब चीज अपना लेकर के चल गया। हम बता दिए हैं कि झारखंड या कोई राज्य का स्थापना
स्थापना कैसे होता है, तो राज्य का स्थापना जो है वो आर्टिकल 2 या 3 में हमारे संसद के पास में उसका प्रावधान दिया गया है, वही राज्य को अलग कर सकता है। और एक और भी कारण है, कोई भी राज्य या क्षेत्र अलग कैसे हो जाता है, मान के चलिए कि इन क्षेत्र में, देखिए ये बिहार है और ये झारखंड है, इन क्षेत्र में क्या हुआ होगा, डेवलप नहीं किया होगा। तो डेवलप नहीं करने के कारण यहाँ का लोग मांग किया होगा कि भैया हमें अलग बना दो, इतना बड़ा जो रखा है, जब तुम बड़ा परिवार को पाल ही नहीं सकते हो तो उसको अलग कर दो, वो कमा के किसी तरह खाएंगे। तो इस प्रकार से जो है मतलब बिहार और झारखंड का अलग होना हुआ, और सारे के सारे जो है बिहार से इंडस्ट्री वो कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया, जो भी था। ठीक है, तो एक ये कारण था झारखंड अलग होने का, एक प्रमुख कारण था। अब झारखंड भी अलग हो गया तो बिहार में बचा क्या, बिहार में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ जातिवाद बचा, यहाँ पर सामंतीवाद बचा, यहाँ पर असमानता, घृणा, मतलब इस तरह से चीजें फैलती चली गई। शिक्षा खत्म हो गया, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गया, गरीब और गरीब हो गया, बेरोजगार और बेरोजगार हो गया, दिन पर दिन जो है पूरा बिहार जो है चौपट हो गया। अब पलायन का समस्या यहाँ पर भी आ गया। अब पलायन होना ही था, काहे कि बिहार में देखिए एक तो कृषि बर्बाद हो गया, शुरू से बिहार में कृषि पर कभी ध्यान नहीं दिया, कृषि बर्बाद हो गया। कृषि बर्बाद होने के बाद जो है यहाँ पर क्या बचा, लोगों का सोर्स क्या था, कृषि था, लेकिन कृषि भी चौपट हो गया, जो कि बिहार के सबसे ज्यादा रेवेन्यू में से गिना जाता है, लेकिन कृषि भी चौपट हो गया। अब बिहार में क्या बचा, बिहार में सिर्फ और सिर्फ मजदूर बच गया, लेकिन ये मजदूर खाता और कमाता कैसे, इसीलिए इसको मुंबई, महाराष्ट्र जैसे, दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में जाकर दर दर के इसको ठोकरे खाना पड़ा, और जाकर के वहां पर मजदूरी लेबर जाकर के किया और अपना पेट पालन किया और अपने परिवार को इन्होंने पाल पोषण किया। अब देखिए राजनीतिक अस्थिरता, क्या कारण रहा यहाँ पर, राजनीतिक अस्थिरता, कभी भी यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था सही रहा ही नहीं है। यानी कि जब से देश मेरा आजाद हुआ है, हम लोगों का देश आजाद हुआ है, उस समय बिहार की राजनीति कभी भी ठीक नहीं रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब शासन, लंबे समय से भ्रष्टाचार, अपराध और विकास पर कभी भी रोकथाम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता गया, जो कि सत्ता का एक तरह से मतलब दुरुपयोग किया गया। चारा घोटाला, फलना घोटाला, चिलना घोटाला, बहुत सारा घोटाला जो है, लैंड फॉर जॉब है, बहुत सारा ऐसा घोटाला है जो कि बिहार को बदनाम करने का, बिहार को बर्बाद करने का पूरा का पूरा ये योजना राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी कहीं ना कहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए योजनाएं बनी, लेकिन जमीन पर सही तरह से, यानी कि कई तरह से योजना, मतलब समाज में, जैसे समाज कल्याण योजना, स्वास्थ्य योजना, कृषि योजना, महिला सशक्तिकरण, ये सब योजना जो है सरकार ने चलाया, लेकिन इनमें भर भर के भ्रष्टाचार, जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, मतलब धरातल पर सही रूप से उतर ही नहीं पाया। तो एक तरह से बिहार का बर्बादी का कारण भ्रष्टाचार और गलत गतिविधि और गलत राजनीतिक था। ठीक है, उसके बाद जो है बिहार, अब बिहार में देखिए भ्रष्टाचार तो हम बताइए दिए, हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में करप्शन, मतलब आप एक सिंपल जाति भी अगर मतलब ब्लॉक आप बनाने जाओ तो वहां पर भी आपको बगैर पैसे का कोई काम नहीं करता है। कुछ भी आप बनवाओ, आधार कार्ड बनवाओ, कुछ भी बनवाओ, उसमें आपको पैसा देना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि समाज में लोग जो है ना, गरीबों को, जो बूढ़े बुजुर्ग है उसको वृद्धा पेंशन देने के लिए जो है, उसका नाम जोड़ने के लिए जो है कि उससे 2000-3000 रुपया का वसूली करता है। जरा सोचिए कि उसी समाज के लोग अगर किसी वार्ड मेंबर को या कोई ऐसे सदस्य को चुना, तो क्यों चुना कि बेटा मेरा सेवा करेगा और हमारा काम करेगा, इसीलिए तो वो चुन के आपको लाया। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं जबरदस्त उसी के साथ में गलत कर रहे हैं, और उसको जो है एक तरह से आप लूटने का काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ, बिहार में और भी एक प्रमुख कारण बन गया, जो कि सबसे प्रमुख कारण है बाढ़। बिहार कभी भी सुरक्षित रहा ही नहीं है। बिहार में कई चीजों का जो है एक तरह से, मतलब मान के चलिए कि बिहार में बाढ़ जो है, बिहार में कई तरह से बाढ़, एक मान लीजिए ये बिहार है, तो बिहार में आधा बिहार क्या होता है, सूखा है, और आधा बिहार क्या है, पूरा डूबा हुआ है। यानी कि बिहार का स्थिति जो है बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा के लिए पीड़ित रहा है। बिहार में बाढ़ आने का कई नदियां हैं, कोसी है, गंगा है, बूढ़ी गंडक, कमला, महानंदी, सरयू है, और कहता है सोन, पुनपुन और फल्गु जैसे नदी जो है बिहार में बाढ़ लाने का काम करता है, और इस पर कभी भी सरकार ध्यान दिया ही नहीं।
आधा बिहार डूब जाता है तो आधा बिहार सूख जाता है। तो बताइए कि बिहार का कृषि का क्या हालत होगा, कितना लोगों का इस बार क्या हुआ कि पूरा घर डूब गया, परिवार बिछड़ गया। लेकिन जरा सोचिए कि एक तरफ बिहार सूख रहा है और दूसरी तरफ बिहार डूब रहा है, तो ऐसा बिहार का स्थिति कौन आखिर इस पर ध्यान देगा। अगर मान लीजिए गलत गतिविधि है ही, प्राकृतिक कारण है, तो इसको मतलब एक तरह से सुलझाने का कौन काम करेगा, नेताओं की जिम्मा। लेकिन नेता उस नदियों के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि उस नदी का पानी का कहीं यूटिलाइज कर लें। जिन राज्यों में पानी नहीं है उस नदी के पानी को जो है कि यूटिलाइज करके उन राज्यों में ले जाएं ताकि वहां भी काम हो जाए और बिहार बाढ़ से बच भी जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आगे देखिए, आगे जो है बिहार में ये देख सकते हैं नदियां, यानी कि चारों तरफ से नदियां आती है और ये नदियां जो है हमारे कहाँ मिलता है, कोई भी नदी हो, पुनपुन हो, सतलज हो, कावेरी हो, बंगाली हो, कोई भी कोसी हो, सब नदियां जो है गंगा में आकर समा जाती है, यानी गंगा रिवर। और यही गंगा जो है बिहार में बाढ़ लाने का कार्य करती है। अब आगे देखिए, अब आगे जो है बिहार में इस तरह से भारत का हम भी ला लिए हैं पीपीटी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। भारत में बाढ़ क्षेत्र जो है किस प्रकार से, कौन कौन नदियां से कहां कहां से बाढ़ आती है, ये जरा देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता। अब मान लीजिए बिहार बर्बाद ही था, चलिए बिहार बर्बाद था, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चुन के लिए काहे लाया भाई, आप तो बिहार को बदल सकते थे ना। लेकिन ये लोग बिहार कहाँ से बदलेंगे, ये लोग तो घोटाला करने में रहेंगे, कभी मतलब जमीन घोटाला, तो कभी जाकर के चारा घोटाला, तो कभी कोई कुछ घोटाला। तो इस प्रकार से बिहार का जो है प्रारूप कई तरह से नेताओं ने भी बिगाड़ के रखा है। और नेता मान लीजिए ये तो कम दिन रहा है इसका शासन, तो मान लीजिए 90 के दशक से 2005 तक रहा है, लेकिन 2005 से ये व्यक्ति देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनते जा रहा, अब तक 20 साल इसको दिया। लेकिन 20 साल में जिस प्रकार बिहार ग्रोथ करना चाहिए था, क्या उस प्रकार से बिहार ग्रोथ किया। मान लीजिए कि इन्होंने बिहार को एक तरह से दलदली से उठाया था, दलदली से यानी कि जमीन से कोई चीजों को उठाना तकलीफें होता है, लेकिन आपको टाइम भी तो मिला, आपको 20 साल टाइम दिया, बिहार इस तरह से चौपट हो गया। इसका क्या प्रमुख रीजन रहा, तो इन नेताओं को भी आप देखिए। उसके बाद और भी कुछ सीन है, जैसे ये और ये दोस्त थे, ये भी एक तरह से दोस्ते मान लीजिए। जैसे मैं बता दूं, ये कभी क्या करता है, इधर चलता है, ये कभी इधर चलता है। इन्हीं दोनों का शासन जब से हम होश संभाले हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों का शासन हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है इनके साथ भी संबंध बना लेता है और ये बैठ बैठ करके हंसता है, क्योंकि बिहार के राजनीति को जो है गंदा करने वाला कहीं ना कहीं इनका पूरा हस्तक्षेप है इन लोगों का, और बिहार में जातिवाद लाने का इन्हीं दोनों का पूरा पूरा हाथ है। अब ये व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि चीजें ये समझ गया है कि बिहार का स्थिति क्या है, ये क्या करता है पता है, ये करता है बिहार में जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दौरान कहता है कि हम ट्रेनें चला देंगे, हम वंदे भारत चलाएंगे, हम सुपर एक्सप्रेस चलाएंगे, क्या क्या ट्रेन का नाम लेता है और कहता है चला देंगे। अभी देखिए इलेक्शन का दौर चल रहा है और इसी दौर में ये कहता है 12,000 ट्रेनें हम मतलब भारत में चलाएंगे और बिहार आने के लिए चलाएंगे। अब इनको क्या फायदा है, ताकि इनको लोग वोट दे सके, यानी कि अलग राज्य में जाएगा ना, तो ये मोदी जी जो है ये बोलेंगे कि हम आपके क्षेत्र में इंडस्ट्री का स्थापना करेंगे, लेकिन जैसे बिहार आएंगे बोलेंगे हम आपके लिए यहाँ पर ट्रेन चलाएंगे। ट्रेन चलाएंगे क्या मतलब है, पलायन करिए भैया, आइए और वोट दे करके जाइए। बस बिहार के लोगों को यही है। उसके बाद जो है बिहार को बर्बाद करने का और भी कई कारण हैं, जैसे बिहार का इतिहास जो है यहाँ पर एक तरह से बर्बाद करने का कई प्रकार से रहा है। पहला हम बता दिए आक्रमणकारी, यानी कि बिहार में जब आक्रमण होता है, तो आक्रमण ही यहाँ पर एक तरह से मतलब मध्यकालीन में जो आक्रमण हुआ, और उसके बाद अंग्रेजों का जो गलत नीतियां था, उसके बाद झारखंड का अलग होना हुआ, और जातिवाद और पलायन और राजनीति का अस्थिरता। अभी बिहार में दौर चल रहा है कौन सी का, बिहार में दौर चल रहा है अभी इलेक्शन का, और इसी इलेक्शन के दौरान जो है अभी तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया, किस चीज का घोषणा किया, नौकरी का घोषणा किया। नौकरी मतलब बिहार के प्रत्येक परिवार को वह एक एक परिवार को नौकरी देंगे। अब बिहार में प्रत्येक परिवार कितना है, लगभग 3 करोड़ परिवार है, और अगर 3 करोड़ परिवार को अगर वो नौकरी देता है, इसका मतलब है कि 3 करोड़ लोगों को नौकरी देना, और 3 करोड़ लोगों में से अगर 20-20 हजार आप अगर सैलरी जोड़ लीजिएगा तो कम से कम 6 लाख करोड़ रुपया होता है। लेकिन बिहार का बजट कितना है, 3 लाख करोड़ रुपया। अब जरा सोचिए कि बिहार का बजट आधा
और नौकरी में पैसा दुगुना लग रहा है। जरा सोचिए कैसे संभव है। अगर एक व्यक्ति को 20,000 भी अगर सैलरी देता है तो कहीं ना कहीं, हम अनुमानित स्रोत बताएं, मतलब हम गुना भाग नहीं किए, आप लोग कर लीजिएगा, कुछ कुछ और निकल सकता है। तो बस जरा समझिए कि बिहार के लोगों को ना एक चीज चाहिए, क्या चाहिए? नौकरी नहीं तो बेटा कुछ नहीं। बिहार को अगर बदलना है ना तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, बिहार में उद्योग डेवलप करना पड़ेगा, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ से हमें लड़ना पड़ेगा। और बिहार को जो है, बिहार अगर नहीं बनाना है, बिहार को गौरवशाली पृष्ठभूमि बनाना है, तो सभी बिहार वासियों से निवेदन है कि नौकरी से कोई राज्य या कोई देश का निर्माण नहीं होता है। अगर नौकरी से निर्माण होता ना तो अमेरिका आज सुपर पावर नहीं होता, चाइना आज सुपर पावर नहीं होता। कभी बताइए कि नौकरी वाला जो है, क्या नौकरी वाला बिजनेसमैन के जैसा पैसा कमा सकता है? अरे भाई, आप पढ़ो लिखो, अपना रोजगार ढूंढो। जानते हैं, सब जानता है कि सरकार किसी को, सबको नौकरी नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी हम जो है कि बाल पका पका के, उड़ा उड़ा के नौकरी का तैयारी कर रहे हैं। आप अध्ययन कर लीजिए, आप जो है कि ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, आप स्रोतों को पढ़िए और समझिए, इतिहास भूगोल को पढ़िए और समझिए, और अपना मतलब एक लाइन रास्ता पे आइए, ताकि आप खुद के पैरों पर खड़ा हो सके। नौकरी हम नहीं करेंगे बल्कि नौकर पैदा करेंगे, ऐसा सोच रखिएगा, तभी बिहार बदलने वाला है, नहीं तो बिहार कभी भी नहीं बदलेगा। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। तो आई होप कि बिहार का पिछड़ापन का कारण आप समझते होंगे कि किस प्रकार बिहार आज गाली शब्द बना है, और बिहार में जो है जातिवाद और मतलब राजनीतिक अस्थिरता के कारण बिहार बदनाम है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने लिए नहीं सही, अपने बच्चों के लिए वोट गिराएं और एक अच्छा कैंडिडेट को चुन के लाएं, जो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके और बिहार को गौरवशाली बना सके। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।